गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। दोबारा से शुभ प्रभात। फिर हम पढ़ने वाले टेंजेंट एंड नॉर्मल। कल हमने शुरू कर दिया था, सवाल भी कुछ किए थे ढाल निकालने की। किसी स्पर्श रेखा की ढाल, अगर वक्र का समीकरण हमें दिया गया है, उसका बिंदु हमें पता है, तो एक तो वक्र चाहिए, कौन से वक्र की और कौन से वक्र में कौन से बिंदु पे स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है। और ढाल और बिंदु हो गए तो समीकरण भी हो जाएगा, है ना, और अभिलंब का समीकरण भी निकल जाएगा। ये सब कुछ कल हमने पढ़ा था और कुछ सवाल भी ट्राई किए थे। आज उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे और नए सवाल ट्राई करेंगे। लास्ट तक हमारा ये यहाँ तक हो गया था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 86 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 86 ध्यान से सुनो। ये कह रहा है इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये जो कर्व आपको दिया गया y बराबर x प्लस साइन वाई, इस कर्व का एक पॉइंट है ए बी। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है ए बी, जिसके ऊपर जो टेंजेंट खींची जा रही है वो पैरेलल टू द लाइन, इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो रेखा बनेगी उस रेखा के पैरेलल होगी। वो जो टेंजेंट है वो इसके समानांतर होगी। वो जो स्पर्श रेखा है y बराबर x प्लस साइन वाई, ये जो कर्व है, इस कर्व की ए बी बिंदु पे जो स्पर्श रेखा आप खींचेंगे वह स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समानांतर होगी। और जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो उनकी ढालें बराबर होती है। तो ढाल इससे निकाल लो। ये जो दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाल लो। ढाल बराबर y2 माइनस y1, 2 माइनस 3/2 बटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 1/2 बटे 1/2। तो ढाल आ गई 1, है ना। इस रेखा की ये जो दो पॉइंट्स है, इनका नाम अगर चाहो तो P और Q रख सकते हो। कि P और Q जो है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है PQ की ढाल आपको पता लग गई, आ गई। अब ये जो PQ रेखा है, यह रेखा समानांतर है हमारी स्पर्श रेखा की। तो हमारी स्पर्श रेखा की ढाल निकालते हैं। स्पर्श रेखा की ढाल, और कौन से बिंदु पर? ए बी पर। ए बी पॉइंट पर। तो अवकलन करोगे तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 साइन y का कॉस y, और खुद y का dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लो और भाग दे दो। डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा 1/1 माइनस कॉस वाई। ठीक है, कौन से पॉइंट पे निकालना है? ए बी पॉइंट पे निकालना है। तो पॉइंट ए बी इसके अंदर पुट कर दो। पॉइंट ए बी यहां रखने पर ए बी पॉइंट रख दिया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस बी, 1 माइनस कॉस बी हो गया। अब हमें ढाल दी गई है एक, ये दोनों बराबर है। स्पर्श रेखा तथा पी क्यू समानांतर है। स्पर्श रेखा तथा पी क्यू रेखा समानांतर है। पी क्यू दोनों समांतर है, इसलिए आपकी स्पर्श रेखा की ढाल मतलब एम टी, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की ढाल, और आपकी जो पी क्यू रेखा है उसकी ढाल दोनों बराबर होंगी। क्योंकि समांतर है तो ढालें बराबर होती है। तो इनको बराबर कर लो। 1 माइनस कॉस बी बराबर 1। वज्र गुणा करने पर 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस बी। एक को इधर ले आओ, 0 हो जाएगा। माइनस कॉस बी बराबर 0। कॉस बी बराबर 0, और कॉस का मान 0 तब आता है जब कोण 90 डिग्री यानी π/2। तो बी का मान π/2 आ गया,
है ना, b पाई बाई 2 आ गया। अब आप आगे बढ़ते हैं और हमें a माइनस बी या b माइनस ए जो है ये आगे पता करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने कल भी शुरुआत में भी आपको कल कहा था कि जो पॉइंट्स होते हैं, जो स्पर्श बिंदु होते हैं, वो वक्र पे भी होते हैं, वो वक्र का भी हिस्सा होते हैं, और वो आपके टेंजेंट जो स्पर्श रेखा है उस पर भी होता है, क्योंकि वो स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु मतलब वो दोनों पे स्पर्श कर रहे हैं ना, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा नहीं एक रेखा किसको स्पर्श करेगी, है ना, खाली रेखा तो किसी को स्पर्श नहीं कर सकती। एक वक्र और एक रेखा दोनों टच कर रही हैं, तो वो जो टच पॉइंट है वो पॉइंट दोनों पे होता है, दोनों पे। तो ए बी जो है वो खाली स्पर्श रेखा पे ही नहीं होता, बल्कि वक्र पे भी होता है। तो आप इसे वक्र पे रख लो, है ना। ये समीकरण भूल मत जाना, नॉर्मली हम इस समीकरण को भूल जाते हैं कि जो बिंदु स्पर्श बिंदु होता है, जो स्पर्श बिंदु होता है वो दोनों पे होता है। जो स्पर्श बिंदु होता है वो आपका दोनों पे होता है, दोनों पे होता है ना। स्पर्श रेखा पर भी होता है, साथ ही साथ आपके वक्र पे भी होता है। ये हो गया साइन बी। इसको इधर ले आओ, b माइनस ए बराबर हो गया साइन बी। b का मान 90 है, बस यहाँ पे b का मान रख दो, उधर मत रखो एक बार, क्योंकि हमारी साजिश का हिस्सा है, ये कूटनीति का हिस्सा है। साइन 90 का मान 1 आ गया। b माइनस ए कितना आ गया, a। b माइनस ए कितना आ गया, तो मोड b माइनस ए कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। b माइनस ए, मोड b माइनस ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस b की जगह हमने मान नहीं रखा, केवल उस b की जगह मान रखा, क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ी सी तो चालाकी हमें करनी ही पड़ती है, क्योंकि आंसर मिलाना होता है, ऑप्शन लाना होता है। अगर b का मान रख देता तो फिर कैसे आता, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में भी देख सकते हो कि b का मान नहीं रखा हुआ है, b का मान नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब एक b सुरक्षित रखना होगा और एक b को हटाना होगा। और साइन वाला नहीं आ रहा, देखो इसमें कोई साइन कॉस नहीं आ रहा, मतलब साइन वाले को, साइन वाले में मान रखना है, तो साइन वाला जो b है उसमें मान रख दिया और बाकी b में मान नहीं रखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 87। वाई द पॉइंट ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर एक्स टेंजेंट मेक्स द एंगल पाई बाई 4 विद एक्स एक्स। ये कह रहा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व पे वह पॉइंट्स बताइए जिन पॉइंट पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ पाई बाई 4 का कोण बनाती है। ध्यान से सुन लो भाई एक बार दोबारा से, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये जो कर्व दिया गया है, इस कर्व पे किस पॉइंट के ऊपर, किन बिंदुओं पे खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स से पाई बाई 4 का कोण बनाएगी। तो इसका मतलब कोण पाई बाई 4 बनाएगी, तो ढाल कितनी होगी, 1 होगी, tan पाई बाई 4 होगी, ढाल 1 होगी, मतलब स्पर्श रेखा की ढाल 1 है। तो बस वो dy बाई dx करके ढाल 1 रख के वो बिंदु निकाल लो, वो बिंदु कौन से है ना। देखो अब वही मैंने पहले कल समझा दिया कि आइडिया पकड़ लो, सार पकड़ लो, आजाद हो जाओगे, है ना, स्वतंत्र हो जाओगे। जो चीजों के सार पकड़ लेते हैं ना, जो सार पकड़ लेता है वो मुक्त हो जाता है ना। तभी तो कहते हैं राम राम सत्य, सत्य बोले मुक्त है। तो जिसने सत्य को पकड़ लिया वो मुक्त है। सोचो, जिस समझदारी मरने के बाद आती है वो एक अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है उसके अंदर, है ना। राम राम सत्य है, सत्य बोले अगत्य है, या सत्य बोले मुक्त है। तो वो जो मुक्त शब्द है वो क्यों लगाया गया है, कि जिसने सार पकड़ लिया वो जीवन मरण से मुक्त हो गया। वो ना तो कभी मरता है ना कोई जन्मता है, वो समझ चुका है, वो समझ चुका है क्या जीवन है और क्या मृत्यु है। तो वो सार जो है ना उसको पकड़ लो। सवाल 5 या 6 प्रकार के हैं, वैसे चाहे 5,000 निकाल लो, वैसे चाहे 5,000 निकाल लो, वो भी कम पड़ेंगे, और वैसे 5-6 ही है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो यहाँ पे हमें एक्स एक्स के साथ बनने वाला कोण पाई बाई 4 दे दिया, तो इस हिसाब से हमें ढाल दे दी, एक तरह से हमें ढाल दे दी tan पाई बाई 4। और यही ढाल हम अवकलन से भी निकाल सकते हैं, सेम ढाल, क्योंकि स्पर्श रेखा की तो ढाल है, तो ये स्पर्श रेखा की ढाल अवकलन से भी निकलती है। ये रहा 2y dy बाई डी एक्स बराबर 1। एच के वाली फॉर्मेलिटी करना चाहो तो कर सकते हो, एच के मान के जो करते हो वो करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, याद रखना, ये जैसे ही आप कर रहे हो तो आप एक बिंदु बना रहे हो उसको, है ना। और अच्छी बात ये भी है कि अगर आप शुरुआत में एच के आदत डाल लें तो कोई दिक्कत नहीं,
शुरुआत में आप माना वो बिंदु एच के है और एच के पे ढाल 1/2 के होगी, है ना। शुरुआत में ऐसी आदत डाल ले तो ठीक भी है, सुंदर भी लगता है। तो ये ढाल आपके आगे एच के बिंदु पे, और हमें ढाल दी भी हुई है जो कि 1 है, बराबर आ गया 1/2 के बराबर 1 और 1 बराबर 2 के बराबर 1/2, के का मान आ गया। अब ये जो स्पर्श बिंदु है एच के, वो तो वक्र के ऊपर भी होगा, है ना। वो तो आपके वक्र को भी संतुष्ट करेगा क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट तो दोनों पे होता है। के का मान रख के एच का मान निकाल लो, 1/4, तो 1/2 और 1/4, 1/4 और 1/2 मरवा देता अभी। ये लो, ठीक है। चलो, नजदीक ऑप्शन है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, एच के की आदत डाल लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगला सवाल ये है हमारा, ऑन द इलिप्स, इस दिग्वर्त के ऊपर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पे खींची गई टेंजेंट, जिस पे खींची गई स्पर्श रेखा आपकी इस रेखा के समानांतर है, पैरेलल है। मतलब आपकी स्पर्श रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल है मतलब दोनों की ढाल बराबर है। तो स्पर्श रेखा की ढाल अवकलन से आ जाएगी, और ये रेखा है इसकी ढाल y बराबर एम एक्स प्लस सी करके निकाल लोगे आप। इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी में लिखो, इसकी ढाल अभी आ जाएगी। y बराबर हो गया 8/9, 9 को उधर भेज दिया, ये लो, ये आपकी ढाल आ गई। इसकी ढाल तो आ गई 8/9, इसकी ढाल आ गई 8/9। और अब एक हमारी वाली ढाल निकाल लेते हैं, हमारी जो स्पर्श रेखा है उसकी ढाल निकाल लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो 4x² का 2x प्लस 9y² का 2 dy/dx, 2y dy/dx, 2y एक का 0, 2 कट जाएगा, dy/dx आ जाएगा हमारा -4x/9y। माना जिस बिंदु पे हम ढाल निकाल रहे हैं वो एच के है या ए बी है या अल्फा बीटा है। एक्स की जगह एच, वाई की जगह की, हमारी ढाल आ गई। ये ढाल हमें दी हुई है 8/9, 8/9, 4 से 8 कैंसिल, 2, 9 से 9 कैंसिल, -h बराबर 2 के। अब इसको ऑप्शन से कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहा है, या सारे ही कह रहे हैं। कौन ऑप्शन है जो कह रहा है कि -h बराबर 2 के। ये लिया, ये भी कह रहा है, ये नहीं, विपरीत, ये तो कह रहा है कि एच और के विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, तो विपरीत चिन्ह वाले तो ये तो नहीं हो सकता। डी तो कट, डी भी कट और ए भी कट, और ये वाला बैठता है कि -2/5 लेने पर, ये बैठता तो है। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बाय ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, थोड़ा काम कम हो जाएगा। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये पॉइंट आ गया, ये ले जाके अपने दिग्वर्त में रख दो, आपका दिग्वर्त भी एच के से संतुष्ट होगा। आपका जो दिग्वर्त है वो भी तो एच के से संतुष्ट होगा, तो उसको भी एच के से संतुष्ट करा लो। एच के से संतुष्ट कराते ही हो गया 4h² प्लस 4h², 9k² और बराबर में 1। एच का मान
2k रखने पर, -2k रखने पर ये 4k² हो गया, प्लस 9k² बराबर 1। ये 25k² बराबर 1 और k बराबर ±1/5 है ना। अब k का मान अगर प्लस का 1/5 लेते हो तो h आ जाएगा -2/5 और k का मान -1/5 लेते हैं तो h बराबर आ जाएगा +2/5। तो ये आपका पॉइंट आ गया -2/5, 1/5, 2/5 और -1/5। तो ऐसे सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल। द पॉइंट ऑन द कर्व वे द टेंजेंट इज वर्टिकल। वह बिंदु बताइए जहां पे आपकी स्पर्श रेखा ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब वाई एक्स के समांतर, पैरेलल टू वाई एक्स, वाई एक्स के समांतर। वाई एक्स के समांतर यानी कोण 90 डिग्री, वाई एक्स के समांतर यानी कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री यानी ढाल 1090, ढाल 1090 और 1090 यानी अनंत, यानी ढाल कितनी है? अनंत है। वह बिंदु ज्ञात करने हैं जहां पर ढाल अनंत आए, जहां पे ढाल अनंत आए। कर दो अवकलन, और अवकलन करने पर 3y² dy/dx प्लस 6x प्लस 12 dy/dx बराबर 0। जब बराबर में चाहिए, बराबर में, ये बराबर में 12 dy/dx, ये हो गया 3y² dy/dx 6x। ठीक है, dy/dx कॉमन निकाल लो। ये आ गया। अब हमें ढाल कितनी करनी है? 0, अनंत करनी है। और अनंत तभी होगी जब नीचे वाला 0 होगा। अनंत तो तभी आता है जब नीचे वाला 0 आता है। तो इसका मतलब 4 - y² बराबर 0। इसका मतलब y बराबर ±2। y बराबर ±2 होगा। y का मान रख के x का मान निकाल लो। तो यहाँ तो y का मान रखने पर y का मान रखता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 8 + 3x² और 12 दूनी 24। 24 में से 8 गया 16 ± 4/√3। और अगर माइनस का 2 रखें तो y बराबर -2 रखें तो ये तो प्लस वाले के लिए तो आ रहा है, प्लस वाले के लिए तो आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। फिर a वाले के लिए ये नहीं आएगा, है ना। -2 के लिए आंसर नहीं आएगा, तभी नहीं दिया हुआ, क्योंकि -2 रखोगे तो शायद x का मान नहीं आएगा। -2 रखने पर x का मान नहीं आएगा। ट्राई कर देता हूँ। मन में शंकाएं क्यों, करके देखो शंकाएं दूर।
तो अगर हम माइनस का 2 रखते हैं तो ये आएगा माइनस का 8 प्लस 3x² और माइनस 24, जो कि ये दिखा रहा है कि आइटा में आ जाएगा। माइनस का 16/3 और x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 आइटा बटा 3। आइटा वाला चलेगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ए जो है इसलिए गलत हो गया। तो जो आपका डी ऑप्शन है वो बच गया। ठीक है, सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दबाजी के हिसाब से बढ़िया बनाया हुआ सवाल है। जल्दबाजी करता और प्लस माइनस देख के ए ठीक कर देता तो गड़बड़ा जाता। उत्तम, अति उत्तम। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मल ऑफ द कर्व, इस कर्व का जो अभिलंब है, इस कर्व का, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लॉजिक के साथ खेल रहा है। इसका जो अभिलंब है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका जो अभिलंब है वो एक्स एक्स के समांतर है। मतलब एक्स एक्स की ढाल और अभिलंब की ढाल बराबर है। एक्स एक्स की ढाल और अभिलंब की ढाल बराबर है ना। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि पैरेलल है, समांतर है मतलब ढाल बराबर है, यानी स्लोप ऑफ द नॉर्मल और स्लोप ऑफ द एक्स एक्स मतलब एक्स एक्स की ढाल। ये बराबर है। तो अभिलंब की ढाल को नाम मैं एम एन कह देता हूं, एम एन मतलब नॉर्मल की ढाल। नॉर्मल की ढाल कितनी है, जितनी आपकी एक्स एक्स की ढाल है। एक्स एक्स की ढाल 0 होती है, तो नॉर्मल की ढाल एन होगी, एन नॉर्मल की ढाल 0 होगी। नॉर्मल की ढाल 0 होगी तो अब स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होगी, स्पर्श रेखा की ढाल होती है, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों की ढाल का गुणनफल -1 होता है। तो अगर एम एन पता है आपको या एम टी पता है तो भाग दे के निकाल सकते हो। भाग देने पे आ जाएगा अनंत, यानी आपकी स्पर्श रेखा की ढाल कितनी हुई, अनंत। और स्पर्श रेखा की ढाल अनंत होने का मतलब है dy बाई डी एक्स अनंत, और dy बाई डी एक्स अनंत, तो अनंत तब आया होगा, है ना, अनंत आया होगा मतलब इसका उल्टा करने पर दोनों साइड से dx बट्टा dy आ जाएगा 1 बट्टा अनंत, दोनों साइड पलटने पर 1 बट्टा अनंत हो जाएगा 0। तो dx बट्टा dy बराबर 0। तो ये अच्छा सवाल था, अच्छा था, दिमाग से खेला है, बढ़िया खेला है। ये आंसर आ गया, तो बढ़िया सवाल है, अच्छे तरीके से इसको बुना गया है और होना भी चाहिए ऐसा। मतलब थोड़ा सा जो है ना, अगर दिमाग के साथ ना खेले तो फिर वो दिमाग बढ़ेगा कैसे। तो सवाल को थोड़ा घुमाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करे, थोड़ा इधर से इधर पूछे, कभी अभिलंब पूछे, कभी इसके समांतर पूछे। जब तक ये खेल नहीं होंगे तो गणित में सुधार कैसे आएगा। अगला, द नॉर्मल ऑफ द कर्व, ठीक, नॉर्मल ऑफ द कर्व, अब नॉर्मल के पीछे पड़ा है। द नॉर्मल ऑफ द कर्व, ठीक है, इस कर्व का जो अभिलंब है वो इस पॉइंट के ऊपर, एट द पॉइंट 3 4, इस कर्व पे, ये जो कर्व है इस कर्व के बिंदु 3 4 पर एक अभिलंब खींचा हुआ है, और वो जो अभिलंब है वो 3π/4 का कोण बनाता है एक्स एक्स के साथ। ध्यान से सुने बात को। तो ये जो वक्र है y बराबर एफ एक्स जो भी है, इस वक्र पे एक बिंदु 3 4 है, उस 3 4 पे अभिलंब खींचा हुआ है। वो जो अभिलंब है वो एक्स एक्स के साथ 3π/4 का कोण बनाता है। तो बताओ f-3 का मान कितना है, f-3 कितना है। तो कनेक्ट करो, पहले चीजों को कनेक्ट करो कि ये क्या पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि, ये हमें कह रहा है कि बिंदु 3 4 पर जो अभिलंब है वो एक्स एक्स के इतना कोण बनाता है। एक्स एक्स से बना हुआ कोण उसकी ढाल होता है, यानी हमें ढाल पता होगी, हमें अभिलंब की ढाल पता होगी, एम एन पता चल गई हमें, एम एन होगी tan 3π/4, और tan 3π/4 मानी tan 135, 135 का मान -1 होता है। हमें अभिलंब की ढाल पता लग गई। भाई कोई भी लाइन है वो एक्स एक्स से जो कोण बनाती है वो उसकी ढाल होती है, वो उसकी ढाल होती है। तो इसकी ढाल हमें मिल गई -1। अब इसकी ढाल मिल गई, लेकिन स्पर्श रेखा की ढाल, क्योंकि खेल तो स्पर्श रेखा का होता है, स्पर्श रेखा की ढाल इसका उल्टा करने पे आ जाएगी, वो आ गई +1।
और स्पर्शरेखा की ढाल ही तो अवकलन होती है, वो अवकलन होती है। याद रखिए, अवकलन स्पर्शरेखा की ढाल होती है, अभिलंब की ढाल नहीं होती है। ना ना, है गलत बात। याद रखना ये बात, अवकलन जो होता है वो हमेशा स्पर्शरेखा की ढाल होती है, ना कि अभिलंब की ढाल। अभिलंब की ढाल लो, उसे चेंज करो, उसे चेंज करो, तब जाके वो आपकी तैयार होगी। ठीक है, तो ये आपके dy/dx का मान बिंदु 3, 4 पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ हमें वक्र दिया है, यहाँ भी हम dy/dx निकाल लें। तो यहाँ जब मैं अवकलन करने गया dy/dx, तो ये मेरा आ गया f-x, ये मेरा f-x आ गया, क्योंकि मैं इसका अवकलन करूंगा तो यही आएगा। अब इसका अवकलन, ये तो अवकलन हो गया, मुझे ढाल निकालनी है कौन से पॉइंट पर, 3, 4 पर। तो मैं 3, 4 पॉइंट पे ढाल निकालने गया, इसके अंदर पॉइंट 3, 4 रख दिया, इस अवकलन में मैंने पॉइंट 3, 4 पुट कर दिया, ये 3, 4 पुट हो गया। 3, 4 पुट होते ही मेरे पास f-3 आ गया, ये f-3 आ गया। अब ये जो f-3 हमें मिला है, और हमें दिया गया है कि ढाल तो 1 है, ये 1 है, तो f-3 कितना हो गया, बराबर हो गया आपका 1। ये मुद्दा मामला है। तो ये है इसका सुंदर रूप। तो सवाल को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से इसने खेला कि भाई ये जो कर्व है, इस कर्व पे आपका जो अभिलंब है, 3, 4 पे आपने अभिलंब खींचा है, 3, 4 पे आपने अभिलंब खींचा है। अभिलंब जो है वो एक्स एक्स से इतने का कोण बनाता है। जो भी एक्स एक्स के साथ कोण बनता है, जो भी एक्स एक्स के साथ कोण बनता है वो ढाल होती है। तो यानी अभिलंब, अभिलंब ही तो कोण बना रहा है, तो ये अभिलंब की ढाल हो गई। तो अभिलंब की ढाल हमें मिल गई, कोण दिया हुआ है 3π/4, तो ढाल टेन थीटा से आती है, थीटा हमारे पास है, टेन थीटा लगाया, ढाल आ गई, अभिलंब की ढाल आ गई। अब अभिलंब की ढाल से स्पर्शरेखा की ढाल निकालो, दोनों का गुणनफल -1 होता है, तो एक का रख के दूसरे का निकल जाएगा, तो हमें स्पर्शरेखा की ढाल मिल गई। स्पर्शरेखा की ढाल होती क्या है, अवकलनित होता है उस बिंदु पे, उस बिंदु पे जो अवकलन का मान है वही ढाल होती है। तो अवकलन 3, 4 पे कितना हुआ, स्पर्शरेखा की ढाल हमें आ गई 1, 1 आ गई, मतलब 3, 4 पे अवकलन का मान 1 है, क्योंकि ढाल 1 है मतलब अवकलन का मान 1 है, ये हो गया। अब यही अवकलन हमने समीकरण से भी निकाल लिया और उसमें 3, 4 रख दिया, यहाँ पे ये ढाल आई, यहाँ पे ये ढाल आई, दोनों है तो एक ही बात, कंपेयर करने पर f-3 बराबर 1 आ गया। तो ये सिंपल सा अपना सवाल हो गया। अगला सवाल, बाण में x + y = k इज नॉर्मल टू द, तो k की वैल्यू बताइए। ये जो इक्वेशन अभी आपको दिखाई गई है, ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, किसका, इस वक्र का। अगर यह इस वक्र का अभिलंब है तो बताओ k का मान क्या होगा। अगर यह इस वक्र का अभिलंब है तो k का मान क्या होगा। अगर यह अभिलंब है तो इसकी ढाल और स्पर्शरेखा की ढाल दोनों का गुणनफल -1 होगा, क्योंकि अगर यह अभिलंब है तो इसकी ढाल अभिलंब की ढाल होगी, अवकलन करके स्पर्शरेखा की ढाल आएगी, दोनों का गुणनफल -1 होगा। तो बस आ जाओ, इसी कहानी को बढ़ाते हैं, इसकी ढाल निकालते हैं, y = -x + k, y = mx + c से कंपेयर करोगे तो ये -1 हो गया, m का मान -1 आ गया। ये m कौन है, ये m कौन है, ये रेखा कौन है, उसी का m है, ये रेखा अभिलंब है, यह रेखा अभिलंब है, यह रेखा अभिलंब है, तो ये ढाल किसकी है, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल, ये रेखा अभिलंब है तो ढाल अभिलंब की ढाल होगी, इसको आप mt बोल दो, mn बोल दो, अभिलंब की ढाल। अब यहां से हम अवकलन करके स्पर्शरेखा की ढाल निकाल लेते हैं। अवकलन करने पर 2y dy dx = 12, dy dx 12/2 यानी 6/y। और बिंदु ले लो, एक बिंदु ले लो h के, बिंदु h के बिंदु पे ढाल, 6/k,
ये आ गई आपकी ढाल। तो अब ये आ गया आपकी स्पर्शरेखा की ढाल और ये आ गया आपके अभिलंब की ढाल। ये आ गई आपकी स्पर्शरेखा की ढाल और दोनों की ढाल का गुणनफल होगा -1। स्पर्शरेखा की ढाल इंटू अभिलंब की ढाल बराबर -1। हिंदी में लिखना चाहो भाई हिंदी में लिख लो, m1 गुणा m2 बराबर -1, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रहेगी m1 कौन है m2 कौन, t लिख दोगे, 1 और 2 की जगह t और n लिख दोगे तो पता चल जाएगा, t फॉर टेंजेंट, n फॉर नॉर्मल। बस थोड़ा सुनने में बोलने में आसान हो जाता है। बस बाकी m1 m2 रखते हो तो पता नहीं चलता कौन m1 कौन m2, बस नंबर है 1 और 2, कौन 1 कौन 2। तो mt और mn लिखते हो तो एग्जैक्टली क्लियर होता है। mt मतलब टेंजेंट की, mn मतलब अभिलंब की। तो ये आपका आ जाएगा कितना, वो आ गया 6/k इंटू mn आ गया आपका -1, माइनस का 6 बराबर -k, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 6 आ गया। k आ गया, h का मान निकाल लो, क्योंकि ये जो बिंदु स्पर्श बिंदु होता है ये हमेशा वक्र पे भी स्थित होता है। ये बात सदैव याद रखिएगा, स्पर्श बिंदु हमेशा स्पर्श रेखा पर भी होता है और अभिलंब पर भी होता है और वक्र पे भी होता है, क्योंकि ये तीनों जगह होता है। तो k स्क्वायर बराबर 12h आ गया, ये यहाँ ले आओ और k का मान रख के h का मान निकाल लो। तो ये 36/12 यानी 3, h का मान 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। k का ही तो मान पूछा था, k तो पहले, k तो 6 आ गया ना। अच्छा इस k का नाम पूछाओ, हो मरवा दिया हमने भी k नाम रख लिया, ये भी k नाम हो गया, दोनों नाम सेम टू सेम हो गए। हमारा k और इसका k सेम हो गया है ना, हमारा k और इसका k सेम हो गया। तो हम हमारे k को k डैश कर लें या फिर इसका नाम चेंज कर देते हैं, है ना, नाम हमेशा बदल के रख, ए भी रख लेते ज़्यादा ठीक रहता। चलो आज इसकी बदली दे देते हैं, इसको एल कर देते हैं या लेमडा कर देते हैं इसको। अब आप लोगों को दिख तो नहीं रहा ना, लेमडा का मान है ना x प्लस वाई। ये बिंदु इस पे भी स्थित होंगे, क्योंकि जो बिंदु होते हैं, जो स्पर्श बिंदु होते हैं, वो अभिलंब पे भी होते हैं, वक्र पे भी होते हैं, स्पर्श रेखा पे भी होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एच के प्लस लेमडा, एच प्लस के बराबर लेमडा। एच का मान 3, के का मान 6, तो लेमडा बराबर आ गया 9। तो इसमें जो एक राज की बात है वो ये है कि स्पर्श बिंदु जो होते हैं वो तीनों पे होते हैं। स्पर्श बिंदु हमेशा तीनों पे होते हैं, मतलब तीनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। स्पर्श बिंदु तीनों को संतुष्ट करते हैं। ये रहा अगला। तो फिर से याद रखिएगा दोबारा से, स्पर्श बिंदु, क्योंकि वक्र भी स्पर्श बिंदु से गुजरता है, स्पर्श रेखा भी गुजरती है और अभिलंब भी गुजरता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु होता ही ऐसा ही, उसी के तो इर्द गिर्द सारा ही प्रोग्राम चलता है। तो ये अगर आपका वक्र है तो स्पर्श बिंदु इसी वक्र पे ही कहीं ना कहीं होगा। ये एच के इसी पे ही होगा, एच के बोल दो, ए बी बोल दो, और आपकी जो स्पर्श रेखा होगी वो भी इससे गुजरेगी, और आपका जो अभिलंब होगा वो भी इससे जाएगा। ये आपका नॉर्मल मतलब अभिलंब, ये आपकी टेंजेंट, और ये आपका कर्व।
तो ये तीनों के तीनों ही आपके प्रतिच्छेद बिंदु से, जो स्पर्श बिंदु होता है, उससे गुजरती है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x बराबर 2 cos क्यूब थीटा, y बराबर 3 sin क्यूब थीटा, थीटा बराबर π/4 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो बिंदु आपको दिए हुए हैं ही, बिंदु π/4 दिया हुआ है, π/4 रख के आप अपना वो जो एच के है वो निकाल लो, ढाल निकाल लो। पहले तो ढाल निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम तो है ढाल निकालने का। तो पहले एक्स का अवकलन कर लो, डी एक्स ओवर डी थीटा बराबर अवकलन करने पर -2 और 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया साइन थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का साइन थीटा, ये डी एक्स ओवर डी थीटा हो गया। डी वाई ओवर डी थीटा निकालो, तो ये हो जाएगा 3 और 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का कॉस थीटा। अब भाग दे दो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तीन गुणा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, माइनस का 3/2 टेन थीटा, और कौन से पॉइंट पे निकालनी है? π/4 पे, तो π/4 रख दो। tan π/4, tan 45 का मान 1, तो ये माइनस का 3/2 आ गया। तो हमारी ढाल आ गई। ठीक है, अब एक वो पॉइंट चाहिए जिस बिंदु पे खींचना है, वो यहाँ पे रख दो और हमारे पॉइंट निकालो जिन बिंदुओं पे आपको स्पर्शिका खींचनी है। जिन बिंदुओं पे खींचनी है वो रख दो। x बराबर 2 cos क्यूब π/4, cos π/4 का मान 1/√2, 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। तो ये कट कुटा के 1/√2 आ गया x का मान, और y का मान भी ऐसे ही आ जाएगा। y बराबर भी π/4, 3/2√2। अब बिंदु भी आ चुका, ढाल भी है हमारे पास, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस के एम एक्स माइनस एच, y का मान है 3/2√2, m का मान है माइनस का 3/2, x माइनस एच का मान है 1/√2। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलने पर माइनस का 3/2x माइनस माइनस प्लस √2, x को इधर कर लो, 3/2x प्लस y, और ये इधर जुड़ के 6 बटा, ये हो जाएगा 3/√2। 2 से समीकरण को गुणा करने पर, 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y और 3√2, 3x प्लस 2y 3√2।
ये हो गया सवाल। ठीक है, इस तरीके से बिंदु भी आ गए, और ये प्राचालिक रूप में होता है तो कैसे काम करते हैं उसके बारे में। बिंदु आपने जो थीटा दिया है, थीटा का मान दे दिया, मतलब बिंदु भी आ जाएंगे, ढाल भी आ जाएगी। ढाल अवकलन करो और वो पॉइंट जो, अब इसमें देखो एक्स वाई आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राचालिक रूप है ना। प्राचालिक रूप है तो थीटा का मान दे दिया तो एक्स और वाई अपने आप आ जाएंगे। तो थीटा का मान देते ही एक्स वाई आ गए, तो वो पॉइंट आ गए, और अवकलन करके आपने ढाल निकाल ली, दोनों चीजें आ गई। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर x प्लस 4/x² दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस इक्वेशन की टेंजेंट बताइए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बताइए जो एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं, वो अगर बैठ जाए, अगर बाय ऑप्शन से बैठ जाए तो आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन वाला तरीका तो हमेशा खुला है ना, ऑप्शन वाला तो हमेशा खुला है। लेकिन मेरे साइड में रहता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, बाहर कोई पता नहीं कितनी बार मैंने बात कही होगी, कि मैं ऑप्शन से नहीं करवाता, क्योंकि मुझे आपका कंसेप्ट ठीक करना है बेस। ये वो तरीका, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं कि भी ऑप्शन से ट्राई कर लिया, ऑप्शन चेक कर लिया। तो मेरा ये रहता है कि मैं आपको वो पूरा तरीका समझाऊं कि कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि बेस जो है वो हमेशा बेस ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऑप्शन तो दया है, कृपा है, ऑप्शन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। कल उसने ऑप्शन ऐसे बना दिए, आपने, क्योंकि ऑप्शन क्या है एक्चुअली समझो, ऑप्शन के एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ है, वो सवाल बनाने वाले की कृपा है। अब जैसे ये सवाल है, आप क्या करें, आपने अवकलन किया, ढाल निकाली, वो आपकी आ गई -3/2 आ गई। अब यहाँ पे इसने दो ऑप्शन ऐसे दे दिए होते जिसकी ढाल 3/2 होती, तो आपका जुगाड़ खत्म, आपका जुगाड़ बेकार। सोचो भाई, आपने जुगाड़ क्या लगाया, आपने कहा भैया यहाँ से हम अवकलन करेंगे, ढाल निकाल लेंगे, फिर ऑप्शन का अवकलन करके वहां से ढाल निकाल लेंगे, ढाले ढाले बराबर है, वो ऑप्शन सही है, हो गया। यही तो है, यही तरीका तो है। लेकिन सोचो अगर दो ऑप्शन ऐसे दे देता, दो ऑप्शन ऐसे बना देता, एक ऑप्शन और बना देता, 3x प्लस 2y बराबर √2, 3 √2 की बजाय 2 √2 कर देता, या खाली √2 कर देता, ये लो, वो बेकार हो गया। तो ये जो चीज है ना, इसीलिए वो मेथड जो है ना वो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो एक तरह से एग्जाम पेपर बनाने वाले की दया है कि वो जगह खाली छोड़ रहा है तो हम फायदा ले पा रहे हैं, वो नहीं छोड़े तो तब दिक्कत आ जाती है, तब हमारा वो टाइम भी बर्बाद हो जाता है और वो भी हो जाता है। इसलिए मेन तरीके की जगह नहीं ले सकता। हाँ दिमाग खुला रखो, दिमाग खुला रखो, अगर जुगाड़ से होता है तो बढ़िया है। हाँ अगर दिमाग खुला रखो, ऐसा नहीं है कि दिमाग बंद ही कर दो कि नहीं। हो सकता है पेपर वाला कई बार सवाल में जगह छोड़ता है जानबूझ के कि भी ठीक है इसको आप जुगाड़ से कर लो, तो जो जुगाड़ जिनमें लगता है उनमें लगा दो, बढ़िया है, टाइम बचाना ही है। जुगाड़ लगता है तो लगा लो, है ना, जुगाड़ तो खुले रखो, बंद ना करो। लेकिन ये दिमाग भी खुला रखो कि ये एक तरह की दया है। इसलिए मेन तरीके, अगर आप किसी सवाल को ऑप्शन से करके ये कह रहे हो कि मुझसे सवाल हो गया, तो गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये दया भाव है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, और क्या कहते हैं, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब है ढाल 0 होगी, ढाल 0 होगी, ढाल 0 होगी मतलब अवकलन का मान 0 होगा, उस पॉइंट पे अवकलन का मान 0 होगा। dy/dx, dy/dx आ गया। 1 - 8/x³, ये dy/dx आ गया, 1 - 8/x³। और ये कह रहा है कि 0 कर दो 0, 0 कर दो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, 0, एक उधर चला गया, x बराबर आ गया 2, यही रेखा का समीकरण हो गया। x बराबर 2, अच्छा x का मान 2 आ गया, y का मान रख दें
और y निकाल ले तो y बराबर आ जाएगा, क्योंकि रेखा जो होगी वो x x के पैरेलल है, तो समीकरण y में आएगा। तो ये बिंदु आ गया, चलो x का मान 2 आ गया, y का मान निकाल लो। y का मान वहां रखोगे तो 2 + 4/4 यानी 3, y बराबर 3 आ गया। अब आप समीकरण बनाना चाहो इसकी, तो बिंदु तो आ गया 2,3 और ढाल जो है वो 0 है। बिंदु 2, 3 है और ढाल 0 है, तो समीकरण होता है y - k m x - h। y बराबर 3। थोड़ा सा ये जो सवाल होते हैं ना, थोड़ा सा मार्जिन से ना बच्चों के दिमाग से खेला जा सकता है, हल्का सा मार्जिन दे दे। अगर इसमें 2 ऑप्शन ऐसे होते, ये सारे y के दे दिए, सारे y के नहीं देके 2 ऑप्शन x के दे देता ना, x बराबर 2 दे देता, जैसे ये दे देता, तो शायद यहाँ पे x का मान हम 2 निकालते और यहाँ पे x बराबर 2 पे टिक कर देते, क्योंकि x बराबर 2 आया है तो हम 2 पे टिक कर देते। लेकिन x बराबर 2 जो है वो yx के समांतर होती, और गलत हो जाता है, क्योंकि जल्दबाजी तो करता ही है बच्चा, जल्दबाजी में तो रहता ही है, फटाफट आंसर मिलाना है, इस चक्कर में रहेगा ही रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे x बराबर 2 दे देते, तो वो x बराबर 2 पे टिक मार देता, अगर ऑप्शन x बराबर 2 होता तो, है ना। वो ये सोचता ही नहीं कि x बराबर 2 जो है वो yx के समांतर है, और क्वेश्चन है x के समांतर का, तो इतने में वो काम हो जाता। बढ़िया बनाया जा सकता है, वो छोटी ऐसी चीजें अगर दिमाग से खेलते हैं तो पेपर में ऐसे सवाल आराम से एक बड़ी पॉपुलेशन के गलत करवाए जा सकते हैं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, ये छोटे छोटे लूप होल्स का अपना खुद से पहले से ही ठीक कर लो, ताकि कोई आपके, एक किताब थी जिसका नाम था, नाम भूल गया, बहुत पुरानी थी और काफी आज से 15 या 20 साल पहले थी, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैक। तो ये उसकी कोई राइटर थे, बड़े फेमस राइटर थे उस समय, अब तो नाम भी उनका पूरा मुझे याद है, बहुत अच्छी बुक थी। उसमें था कि काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैक, मतलब अपने जो चिकन्स का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, जो चूजे होते हैं, उनको आप अपने काउंट करके रखो, गिनती करके रखो कि कौन कौन है। अगर कोई उन्हें हैच कर ले, मतलब कोई उठा के ले जाए या खा जाए, उससे पहले आपको पता हो कि भी कितने हैं, ताकि आप उनकी रक्षा कर सके। तो ये जो टाइटल, थोड़ा नाम क्रिएटिव है वैसे, अगर आप समझो तो ये कह रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम गिन के रखो, अपनी जो कमियां हैं उनको गिन के रखो, मेरी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, कोई उसका फायदा उठाए, है ना। जब आपको पता होगा तो आपका कोई उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, जब आपको पता है कि आपकी कमी है, कि जब आपको पता होगा तो आप सुधार करेंगे, सुधार करेंगे तो कमी कमी नहीं रहेगी, और कमी कमी नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। तो उस किताब का जो मकसद था, पूरी किताब इसी टाइटल पे लिखी हुई थी कि अपनी कमियों को नजरअंदाज ना करें, अपनी कमियों को समझे, उन्हें काउंट करें। काउंट करने का मतलब है अपने नजर में रखें कि ये मेरी कमी है, और उस पर काम करना शुरू करें कि कैसे कैसे उसको खत्म किया जा सकता है, बिफोर दे हैच। कोई और उसको फायदा उठाए उससे पहले आप उसे ठीक कर लो। तो बहुत सुंदर बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी, बहुत अच्छा आइडिया भी है। जैसे मैंने भी बताया कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ट्रैप बनाया जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो ट्रैप होते हैं, आराम से बच्चा गलत कर देता है, बिल्कुल कर देता है ना। तो वो चीज आपको सीखनी चाहिए। सिलेक्शन पढ़ाई से नहीं, समझदारी से आता है। सिर्फ पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिएगा, सिलेक्शन समझदारी का है। पढ़ाई रोल प्ले करती है, मेहनत रोल प्ले करती है, मना नहीं है। लेकिन अगर आप समझदार नहीं है तो आप 12 से 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ लीजिए। अगर आप समझदार नहीं है तो आप 24 के 24 घंटे पढ़िए और पूरे 2 साल पढ़िए, गारंटी देता हूँ सिलेक्शन नहीं आएगा, सिलेक्शन नहीं आएगा। तो इस बात को समझिए, जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी फायदा होगा। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व की जो टेंजेंट है, मतलब जो स्पर्श रेखा है, वो अक्षों पर जो अंतःखंड काटेगी उनका जोड़ कितना होगा।
इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है, इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है, इस वक्र की आप एक स्पर्श रेखा बनाएंगे और वो जो स्पर्श रेखा है उसके अंतःखंड, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, उसके जो अंतःखंड है उनका जोड़ कितना होगा। अंतःखंड का मतलब होता है एक्स एक्स पे कितना काट रही है और वाई एक्स पे कितना काट रही है। यूं मानिए कि आपको रेखा को, जो आपकी स्पर्श रेखा आएगी उसको आपको इस रूप में लिखना है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी। इसे अंतःखंड रूप कहते हैं, अंतःखंड रूप कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक्स एक्स पे ए दूरी काटेगी, वाई एक्स पे बी दूरी काटेगी, यानी रेखा को आपने इस रूप में लिख लिया। ये है आपका एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ये है वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ए और बी। ये जो अंतःखंड है इनका जोड़ जो है वो कितना होगा ये बताना है। चलो मान लेते हैं बिंदु एच के, एच पे पहले ढाल निकालते हैं, फिर समीकरण निकालेंगे, फिर अंतःखंड रूप में लिखेंगे और फिर ढाल, फिर दोनों का जोड़ निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। बिंदु एच के -√k/h, ये आपकी ढाल आ गई है ना। अब आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण y-k ढाल -√k/√h x-h, ये आपका रूप आ गया। ठीक है, अब इसे हमें अंतःखंड निकाल लेने दोनों के दोनों के, एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, वाई एक्स को कहाँ काटेगा। या तो उस रूप में लिख लो, इस रूप में, इस रूप में लिख के ए और बी पता कर लो, या फिर सीधा भी निकाल सकते हो कि एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, वाई का मान 0 रख के एक्स निकाल लो, एक्स एक्स को कहाँ काटेगा, एक्स का मान 0 रख के वाई निकाल लो। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अंतःखंड निकालने का जो छोटा तरीका, ऐसा समीकरण हो तो आप छोटे तरीके से निपटा सकते हो। तो जब एक्स एक्स पे अंतःखंड निकालोगे कि भाई ये लाइन जो है एक्स एक्स को कहाँ काटेगी, ये पता करने के लिए आप y का मान 0 रख दो, क्योंकि एक्स एक्स को जहां भी काटेगी वहां y का मान 0 होगा, और y का मान 0 रखने पर x का मान आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, चाहो तो वैसे भी बन सकते हो, वैसे भी बना सकते हो वो वाले रूप में भी, चाहे तो सीधा भी निकाल सकते हो। y का मान 0 रख के x का मान निकालोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, k से कट जाएगा, तो के एच आ जाएगा, √k√h और +h। ये इधर, ये y 0 हो गया, ये इधर आ गया, k से एक आपका k कट गया, √k आ गया, √h आ गया और फिर +h आ गया। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका आ गया अंतःखंड, a का मान आ गया, ये आपका a आ गया, a बराबर h प्लस k√h। ऐसे b निकालो, b निकालने के लिए y एक्स पे अंतःखंड, तो x बराबर 0, x का मान 0 रख दो, x का मान 0 रखते ही आपके पास यही आ जाएगा, और k प्लस अंदर जाएगा, x का मान 0 तो h कट जाएगा, √k। ये आपका b आ गया, मतलब y एक्स पे काटा गया अंतःखंड आ गया।
क्वेश्चन ने कहा है दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, तो जोड़ देते हैं। ए प्लस बी करने पर, ए प्लस बी करने पर ये एच, ये के, और ये आ गया एक और एक 2, एच प्लस के प्लस 2 रूट एच रूट के, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। ये हो गया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया। और आपको पता है, हमें पता है, हम सबको पता है कि जो स्पर्श बिंदु होता है वो सब पे होता है, वो सबका होता है, वह सबका होता है। तो यहां रख दो रूट एच रूट के बराबर रूट ए। स्पर्श बिंदु सबका होता है, सब पर होता है, और सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर आ गया जो कि ए आ गया, ये आपका ए आ गया आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। लंबा था लेकिन अच्छा सवाल था, समझने के लिए और करने के लिए बढ़िया था। अब मैंने देखो, अगर देखो तो ज्यादा कुछ नया है नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो गई, बस वही है। बाकी तो वही कॉमन कंसेप्ट है हमारे, ढाल निकाल लो, स्पर्श निकाल लो, स्पर्शिका निकाल लो, फिर अंतःखंड निकाल के उसको जुड़वा दो, ये करवा दिया इसने। ठीक है, क्लियर है ये, समझ में आ गया। चाहो तो अंतःखंड रूप में भी लिख के ए बी का मान निकाल के वैसे भी कर सकते थे, बात एक ही होती। गणित है, बात एक ही होती। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, आपको अपनी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना था, वो निकाल लिया, ये रहा। अब स्पर्श रेखा एक्स एक्स को कहाँ काट रही है, वो एक्स एक्स पे अंतःखंड कहलाता है। जहां वाई एक्स को काट रही है वो वाई एक्स पे अंतःखंड कहलाता है। तो एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड निकाल लिया, और वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड निकाल लिया। दोनों अंतःखंड को जुड़वा रहा है, कह रहा है सम ऑफ द इंटरसेप्ट निकालो, मतलब जो टेंजेंट है, जो स्पर्श रेखा है, उसके जो अंतःखंड है उनका जोड़ निकालो। ए और बी निकाला और जोड़ दिया, वो आंसर आ गया। वो निकाला और वो जोड़ दिए, ये आंसर आ गया। तो ये तो वही कॉमन है, अवकलन सदियों से कर रहे हैं। सही है, वही अवकलन, वही बिंदु एच के। ठीक है, अब बिंदु आपके पास है, ढाल आपके पास है, तो स्पर्श रेखा आपके पास है। अब स्पर्श यहां तक तो यही सवाल है जो सब में ही चल रहा है। बात यहां से शुरू होती है कि आगे क्या पूछ रहे हैं। आगे कह रहा है कि ये जो लाइन बनेगी स्पर्श रेखा, ये जो एक्स एक्स पे अंतःखंड काटेगी, जो वाई पर काटेगी, उनका जोड़ कितना होगा, वो हमने कहा। बॉक्स वाला अंतःखंड कि ये जो लाइन है ये कहाँ काटेगी, ये जो लाइन है ये कहाँ काटेगी। जहां भी एक्स एक्स को काटेगी वहां पे वाई का मान 0 होगा, वाई का मान 0 रख के एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड निकाल लिया। और ये रहा वाई एक्स पे एक्स का मान 0 रख के वाई एक्स का अंतःखंड निकाल लो। तो एक का मान 0 रखो, एक्स का मान वाई का अंतःखंड आ जाएगा, वाई का मान 0 रख के एक्स का मान अंतःखंड आ जाएगा। तो ये दो अंतःखंड आ गए। और चाहो तो जैसे मैंने कहा कि वो रहा अंतःखंड रूप, उस रूप में लिख लो, ए और बी पता लग जाएंगे। इस रूप में लिख लो समीकरण को, अंतःखंड पता लग जाएंगे। अगर लिख के दिखाऊं, ये लो, समीकरण को पहले सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ब्रैकेट हटा दो। अंडर रूट एच वाई माइनस के एक्स प्लस एच अंडर रूट के, अंडर रूट के अंडर रूट एच, अंडर रूट एच वाई पदों को एक तरफ कर लो, ये इधर आ जाएगा। ये दोनों इधर चले गए, अंडर रूट एच अंडर रूट के कॉमन आ गया, अंदर बढ़ गया अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के।
इसको बट्टे में ले आओ, भाग दे दो। इसको भाग देने के बाद ये इन दोनों के बट्टे में आ जाएगा, अंडर रूट के कट जाएगा, एक्स बट्टे में आ जाएगा, के कट गया, तो अंडर रूट एच प्लस अंडर रूट के, ये आपका ए का मान आ गया। वाई बट्टा, यहाँ से आपका रूट एच कट गया, रूट के बच गया, रूट के रूट एच प्लस रूट के, ये आपका बी का मान आ गया। ये आ गया कि एक्स एक्स जो है वो ए पे कितना अंतःखंड काटेगा और वाई पे कितना अंतःखंड काटेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे जोड़ दो, फिर दोनों को आप जोड़ दो, जोड़ने पर ही आंसर आ जाएगा। तो ये अपने दो तरीके हैं, दोनों से निकाल लो, है ना। अगला सवाल, ये बताइए कि ये जो लाइन है, यह लाइन, ये जो रेखा है, ये रेखा इस वक्र को किस बिंदु पे टच करेगी। एट विच पॉइंट, मतलब स्पर्श बिंदु ज्ञात करो, जो स्पर्श बिंदु है वो ज्ञात करो। यह रेखा इस वक्र को कहाँ टच करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्पर्श बिंदु याद करने का। ये जो लाइन है, ये लाइन इसकी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तो इसकी ढाल ये आ गई, इसकी ढाल y बराबर एम एक्स प्लस सी से निकाल लो, तो y बटा बी बराबर, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स बटा ए प्लस वन, बी को इधर भेजने पर माइनस बी बटा ए एक्स प्लस बी, तो ढाल आ गई माइनस बी बटा ए। ये ढाल और ये ढाल बराबर होंगी, ढाले ढाले बराबर कर दो, ढालों से ढाले बराबर, क्योंकि इसी रेखा की ढाल ये है, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, दोनों एक ही है, तो बी बटा ए बराबर माइनस एक्स बटा ए बराबर माइनस बी बटा ए, ये कट गया, ई की पावर माइनस एक्स बटा ए बराबर आ गया एक, ठीक है। इसे आप लिख लो ई की पावर जीरो, घात से घात की तुलना करने पर माइनस एक्स बटा ए बराबर जीरो, और एक्स बराबर आपका आ गया जीरो, एक्स का मान जीरो है, मतलब एच का मान जीरो है, यू समझो एच का मान जीरो आ गया। अब एच का मान जीरो रख के वाई का मान निकालोगे, वो बी आ जाएगा। ये आ गया जीरो और बी ये आपका आंसर आ गया, ये डन, ठीक है। अच्छा, माइनस नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब तो हो गया ये।
अगला सवाल है द टेंजेंट ऑफ द कर्व y बराबर e की पावर x ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इस पॉइंट से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। टेंजेंट ऑफ द कर्व, इस कर्व की एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट के ऊपर आपको एक टेंजेंट, एक स्पर्शरेखा ड्रॉ करनी है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका सेकंड पॉइंट है। इन दो पॉइंट से जो रेखा बनती है, उस रेखा को ये लाइन काटती है। तो बताओ, जो काट रही है वो किस तरफ काट रही है? एक्स बराबर जो सी लाइन है, एक्स बराबर सी, उस लाइन के लेफ्ट साइड में काट रही है, या राइट साइड में काट रही है, या उस पॉइंट के ऊपर ही काट रही है, या कहीं नहीं काट रही? झूठ कह रहे हैं, ना कोई लेफ्ट है, ना कोई राइट है, ना ऊपर है, कहीं नहीं काट रही, काट ही नहीं रही। कौन सी सच्चाई है? तो सवाल थोड़ा टेढ़ा बनाया गया। देखो समझो क्या कहना चाहता है। कह रहा है भाई, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये जो भी है, वैसे तो इसको तो जानते हैं हम, y बराबर e की पावर x, ये आपका कर्व है। इस कर्व का कोई पॉइंट है जिसका नाम है c कोमा e की पावर c, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे स्पर्शरेखा खींची गई है। अब ये जो स्पर्शरेखा है, ये दो पॉइंट दिए गए, ये वाला c-1, एक है c-1 कोमा, कहीं भी ले लो भाई, ऐसे मत सोचना यहाँ क्यों ले लिया, वहां क्यों ले लिया, कहीं भी ले लो। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट और है, c+1 e की पावर c+1, ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो रेखा बनेगी, उस रेखा को, ये जो स्पर्श रेखा है, ये जहां भी काट रही है, जहां भी काट रही है, वो पॉइंट x बराबर c लाइन के, x बराबर c लाइन, अब x बराबर c लाइन जो होगी, उसके ये लेफ्ट में है, राइट में है, या उसके ऊपर है? ये यहां से ले लेता हूं, x बराबर c लाइन, ये x बराबर c लाइन के, ये जो पॉइंट जहां ये कट कर रही है, वो पॉइंट x बराबर c के लेफ्ट में है, या ये वाला पॉइंट जो बना है, ये इस लाइन के लेफ्ट में है, या राइट में है, या इसके ऊपर ही है, या है ही नहीं, कोई पॉइंट वॉइंट नहीं है, बनेगा ही नहीं। मतलब ये येलो वाली लाइन इस पिंक वाली लाइन को काटेगी नहीं। ये सवाल तो घुमा घुमा के बड़ा सा इसको बनाने की कोशिश की है, और बाकी वही घटिया है, सवाल घटिया है, दिखने में थोड़ा जानबूझ के ऐसा करा जाता है। मैंने कहा ना, सार पकड़ लोगे तब तो ये बिगड़े हुए बिंदु परेशान नहीं करेंगे, वरना कभी ई की पावर सी लाएगा और कभी लोग लाएगा, ऐसे ऐसे नाम लाएगा जो आपको डरा सके। डराने के लिए लाया जाता है, और क्या होगा? सवाल तो मैंने कहा ना, इसमें जो जान है सो वही जान है, इसकी तो कुछ निकलना है नहीं। अब आप क्या करना है, आप स्पष्ट रेखा का समीकरण निकालोगे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, और दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस पर एक्स का मान निकालोगे। उस पर जो एक्स का मान आया, अगर वो सी से कम है तो ये पॉइंट लेफ्ट में है, सी से ज्यादा है तो राइट में है, और अगर सी के बराबर है तो ऊपर है। बात खत्म। इतना सा सवाल है, जानबूझ के घुमा फिरा के इतना बड़ा बना दिया। करना क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, यानी येलो वाली लाइन का समीकरण निकालना है, पिंक वाली लाइन का समीकरण निकालना है, येलो और पिंक दोनों का समीकरण निकालना है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है कि दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये ज्ञात करना है। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु का एक्स का मान कुछ तो आएगा, एक्स का मान तो आएगा। वो जो एक्स का मान है, अगर वो सी से कम है तो ये बिंदु लेफ्ट में है, सी से ज्यादा है तो वो बिंदु राइट में है। भाई अगर एक्स का मान जो आएगा, एक्स का मान तो बताता है कि आप लेफ्ट में हो कि राइट में हो। एक्स बराबर सी से कम, अगर सी से कम आया तो लेफ्ट में हो, सी से ज्यादा आया तो राइट में हो, बस। ये सवाल है, एक्स का मान आपको निकालना है, वाई भी नहीं चाहिए आपको, वाई भी नहीं चाहिए, प्रतिच्छेद बिंदु में खाली एक्स चाहिए। एक्स का मान सी से कम आता है या ज्यादा आता है, ये देखना है, और फिर वो लेफ्ट राइट तय हो जाएगा। चलो थोड़ा सा लंबा रहेगा कैलकुलेशन में, पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, ये रहा dy बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, जिस बिंदु पे निकालना है वो बिंदु रख दो,
एक्स का मान सी रख दिया, एक्स का मान सी रख दिया तो ई की पावर सी हो गया, है ना। कौन सा बिंदु है, ये तो बिंदु है, इस पे एक्स का मान क्या है सी, तो ढाल आ गई ई की पावर सी। तो आपके स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया y माइनस के ये रहा बराबर ढाल ई की पावर सी, एक्स एच का मान सी, ये आ गया। हमें एक्स का मान निकालना है ना, हमें एक्स का मान निकालना है, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बोल के इसको छोड़ दो यहाँ पे। अब आते हैं दूसरी, इस पे इसकी समीकरण निकालते हैं। ये जो लाइन है पी क्यू पिंक पिंक, इसका समीकरण निकालते हैं। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन, इनमें से एक एक्स वन वाई वन ले लो, एक एक्स टू वाई टू ले लो। वाई वन का मान ई की पावर सी माइनस वन, वाई टू माइनस वाई वन, सी प्लस वन माइनस वन, टू एक्स माइनस एक्स वन, सी माइनस वन, ये आपका आ गया, ये आ गया। कमाल है, सॉल्व करने में जोर आएगा और भयंकर जोर आएगा। है ना, सॉल्व करने में जोर आएगा। इक्वेशन 1 बन चुकी है, इक्वेशन 2 बन चुकी है, एक्स का मान चाहिए खाली। इतने आराम से ये एक्स का मान हमें नहीं देगा। घटाओ, फिर घटाओ, घटाने पर समीकरण 1 माइनस 2। ऐसे सवाल पेपर में भी मत करिएगा, है ना, किसी शर्त पे मत करिएगा। ऐसे सवालों को छोड़ना होता है। पेपर तो डालेगा, पेपर तो डालेगा। ये टेस्टों में भी मैंने जानबूझ के, अभी जैसे टेस्ट आगे बढ़ेंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि, वैसे बताना नहीं चाहिए यार, ये गोपनीय चीजें होती है, ये बताने से फिर वो, है ना, असर खत्म हो जाता है। वही चीजें होती है टेस्ट के बारे में, अगर आप कुछ भी रिवील करोगे तो बच्चे को पहले ही पता होगा कि ये हमने ऐसा किया है, ऐसा किया, तो आप उसको अपने आप ही पहले से ही कवर करके चलोगे, है ना। वैसे स्ट्रेटजी जो है वो लीक नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो एक बात बता ही देता हूँ इसमें, कि मैं ये भी चाहता हूँ कि टेस्ट में एक क्वेश्चन बहुत लंबा हो। आगे जैसे से आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच दौरान में अचानक जो एक टेस्ट होगा उसमें एक सवाल बहुत लंबा डालूंगा, बहुत लंबा डालूंगा, ताकि आपको पता चले कि ऐसे सवालों को छोड़ना भी होता है। पूरा पेपर में दो तीन सवाल ऐसे डाल ही दिए जाते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। उनको करना हर हाल में मूर्खता है। उसे कोई भी टाइम पे नहीं कर सकता, कोई भी, इवन चाहे आप कितने भी बड़े टॉपर क्यों ना हो, उसे कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। कोई भी उन क्वेश्चन को टाइम फ्रेम के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि एटलीस्ट जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, स्टेप तो करने ही पड़ेंगे। आप 2-3 स्टेप कम कर सकते हो, इतने तो होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा पड़ेगा। ठीक है, कोई एक नॉर्मल बच्चा 10 मिनट में कर रहा है, कोई बहुत स्मार्ट बच्चा है 5 मिनट में कर लेगा, तो फिर भी 5 मिनट तो फिर भी ज्यादा है, फिर भी ज्यादा है। तो किसी का भी भला नहीं होगा उस सवाल को करके। जो भी करेगा कुछ ना कुछ खोएगा ही। तो जो कुछ ना कुछ खोएगा, ऐसे सवालों से बच के रहना होता है ना। इसमें हर किसी की हानि है, कोई 10 नंबर खोएगा तो कोई 5 नंबर खोएगा, खोएगा जरूर, है ना। तो ऐसे सवाल करने लायक नहीं होते, इन्हें छोड़ के निकलना होता है। लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ हम ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम की बाउंडेशन नहीं है। तो आज जो मैं सॉल्व करूँ उसको, तो देखो सॉल्व करूंगा तो वाई से वाई कट जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस ई की पावर सी, माइनस माइनस प्लस ई की पावर सी माइनस वन बराबर, ये आ गया। और इसमें ई की पावर सी एक्स माइनस सी माइनस ये वाला पार्ट, और इसका ब्रैकेट भी खोल देता हूँ साथ ही साथ, ई की पावर सी प्लस वन माइनस ई की पावर सी माइनस वन
बट्टे 2, ब्रैकेट खोलने पर x माइनस सी इसके साथ आ जाएगा, x माइनस सी को एक साथ रख लिया, एक को एक साथ रख लिया, घटाने पर ये हो गया, घटा रहा हूँ इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, बटा 2, ये आपका आ गया। मैंने रफ बनाया, मैंने पहले ही कहा था रफ डायग्राम बनाया, मुझे नहीं पता था किधर होंगे किधर नहीं होंगे, ना मैंने नाप तोल के बनाए, मैंने यूं ही रैंडमली 2 पॉइंट बना दिए, भाई कहीं भी बने। तो ये हो गया, x माइनस सी कॉमन ले लो, हे भगवान कहाँ लेके जाओगे इसको, x माइनस सी का मान निकालना है बस, मुझे कैसे भी करके x माइनस सी निकालना है इससे, और ये चुपचाप निकलेगा नहीं, इसको इधर लाऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसके लिए जगह चाहिए, ग्राफ मिटाऊंगा, फिर बाद में समझोगे कैसे। e की पावर c माइनस 1 माइनस e की पावर c, इसमें से आप x माइनस सी निकाल लोगे क्या, x माइनस सी निकाल लोगे कैसे, इससे ये जो x माइनस सी है ना, इसको कॉमन कर लेना, बाकी पदों को इधर कर लेना, और x माइनस सी निकालना कि x माइनस सी किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है कि माइनस, इधर के जो पद आएंगे, बाकी इस साइड के जो पद आएंगे उनको देखना कि वो प्लस आ रहे हैं या माइनस आ रहे हैं, अगर माइनस आ रहे हैं तो x माइनस सी छोटा है जीरो से, और अगर प्लस आ रहे हैं तो x माइनस सी बड़ा है जीरो के, बराबर जीरो आ रहा है तो x माइनस सी बराबर है जीरो के, तो x बराबर हो गया c के, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि x c से कैसे है, बड़ा है छोटा है या बराबर है, तो ये कर लेना, है ना, जगह नहीं है, जगह की, क्योंकि मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाऊंगा तो मुझे एक एक अक्षर देख देख के लिखना पड़ेगा कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है ना। बस करना क्या है, यहाँ से x माइनस सी निकालना है आपको, सारे पदों को इधर भेज देना और x माइनस सी निकाल लेना, मेरे पास अब कोई जगह बची नहीं है यहाँ पे, अगर मैं फिर भी कुछ जगह बनाता हूँ जबरदस्ती तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर c माइनस 1 माइनस e की पावर c, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस e की पावर c प्लस 1 माइनस e की पावर c माइनस 1 बटे 2 बराबर x माइनस सी कॉमन, और अंदर हो गया e की पावर c माइनस ये वाला ब्रैकेट। अब इन सबको इधर लाके इसको इधर ले आना और फिर देखना, है ना, छोड़ दो वैसे ठीक है, इतनी जगह ही नहीं है हमारे पास। 98 द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण बताइए x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर अभिलंब का समीकरण बताइए। मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना कि मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ थे, मैंने तो बस रफ, और वैसे डायग्राम हम जो भी बनाते हैं वो रफ डायग्राम होते हैं, एग्जैक्ट डायग्राम तो बनते ही नहीं है, ना तो हमें ये पता सी किधर है, ना हमें ये पता ई की पावर सी कहाँ होगा, वो तो सिर्फ एक आइडिया था। जैसे मैं अगर शाहरुख खान की फोटो बनाऊं तो ऑब्वियसली बात है वो शाहरुख खान तो नहीं होगा, है ना, अगर मान लो मैं बोर्ड पे शाहरुख खान की फोटो बनाऊं तो निश्चित तौर पे वो शाहरुख खान तो नहीं होगा, लेकिन कंसेप्चुअल वो शाहरुख खान होगा कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान है, तो एक बार मान लो हाँ ऐसा ही है, ऐसा दिखेगा, आंख होगी, नाक होगा, कान होगा, थोड़ा इधर उधर होंगे, थोड़े ज्यादा सुंदर होंगे। तो x बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, x बराबर 4 पे तो पॉइंट x का मान है, y का मान भी निकालो, है ना, खाली x के मान से समीकरण नहीं आएगा, x का मान 4 रख के ये 16 हो गया, 8y बराबर 16, और y बराबर आपका आ गया 2, तो बिंदु आ गया 4 2। अब पहले स्पर्श रेखा की ढाल निकलेगी फिर अभिलंब की ढाल निकलेगी,
पहले स्पर्श रेखा की ढाल निकलेगी, x का हो गया 2x। अवकलन से हमेशा स्पर्श रेखा की ढाल आती है, ना कि अभिलंब की ढाल, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो आपको ढाल मिलेगी वो स्पर्श रेखा की ढाल मिलेगी। तो dy/dx कौन सा पॉइंट है आपका? पॉइंट है 4,2। तो 4,2 पे ये आपके स्पर्श रेखा की ढाल आ गई, 4/4 बराबर 1। अब आप इसको अभिलंब की ढाल में कन्वर्ट कर लो, अभिलंब की ढाल में, क्योंकि आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है तो ढाल उसी की काम आएगी। तो अभिलंब की ढाल स्पर्श रेखा की ढाल को पलट कर माइनस से गुणा करने पर तो ये आ जाएगी -1, -1 आ गई। अब समीकरण निकालो, समीकरण होता है y-k बराबर m x - h, जिसका समीकरण उसकी ढाल, जिसका समीकरण उसकी ढाल। h कितना है? h 4 है। x + y बराबर 6। ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो ध्यान रखना इसको, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाली बात। अवकलन से हमेशा स्पर्श रेखा की ढाल आती है, विलंब की ढाल नहीं आती। वक्र के अवकलन से हमेशा स्पर्श रेखा की ढाल आती है, अभिलंब की ढाल नहीं आती, उसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला सवाल 99। सवाल को समझना पहले कि ये जो कर्व है, इस कर्व का जो नॉर्मल है मतलब अभिलंब है, वो एट द पॉइंट, वो उस पॉइंट पर खींचा गया है जहां पे ये कर्व वाई एक्स को काटता है, ठीक है। ठीक है, आज फिर इसके बाद में क्या कह रहे हैं कि ये जो वक्र है, ध्यान से सुनो, ये जो वक्र है y बराबर x-2 और x-3 बराबर x+6, ये जो वक्र है, ये वक्र y(x) को जहां भी कट कर रहा है, जहां भी काट रहा है, उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच, उस बिंदु पे अभिलंब खींचा गया, उस बिंदु पे अभिलंब खींचा गया। वो जो अभिलंब है, बताओ वो निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरता है? वो जो अभिलंब आएगा वो निम्न में से किन बिंदुओं से गुजरेगा, ये क्वेश्चन है। दोबारा से, ये जो वक्र आपको दिया गया है, यह वक्र वाई एक्स को जहां भी कट कर रहा है, जहां भी काट रहा है, उस बिंदु पे आप अभिलंब खींच रहे हैं। जहां ये वाई एक्स को काट रहा है वहां पर आप अभिलंब खींच रहे हैं। फिर वो जो अभिलंब है जो आएगा, वो बताओ निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा। तो पहले अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं, और अभिलंब का समीकरण निकालने से पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे ये वाई एक्स को कट करता है। इंटरसेक्ट मतलब काटता है, द वाई एक्सिस, जहां ये वाई एक्स को काटता है, जहां ये वाई एक्स को कट करता है, तो वाई एक्स को कट करता है, जहां भी वाई एक्स को कट करता है वहां पे एक्स का मान तो 0 होगा। जहां भी कोई भी वक्र एक्स एक्स पे आ जाता है, वाई एक्स पे आ जाता है, वाई एक्स को काट रहा है मतलब वाई एक्स पे आ गया, वाई एक्स पे आ गया तो एक्स का मान 0 हो गया। एक्स का मान 0 रखते ही वाई का मान निकालो। वाई का मान आपका आ गया 1, तो आपको पॉइंट मिल गया 0,1। ये आपका वो पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आने के बाद में स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लो, क्योंकि ढाल तो सीधी अभिलंब की आनी नहीं है, सीधी अभिलंब की ढाल नहीं आती है। dy/dx, y का dy/dx हो गया, बाकी x-2 और x-3 को छोड़ दो, फिर y को छोड़ दो, x-2 का x का 1, 2 का 0 और x-3 को छोड़ दिया, फिर y को छोड़ दिया और x-2 को छोड़ दिया और x का 1 और 3 का 0, फिर x का 1 और 6 का 0। x का मान रख दो 0 और y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1।
x का मान 0, y का मान 1। माइनस का 3 और माइनस का 5 और उधर जाके 6 हो गया, तो ढाल आ गई 1। ये स्पर्श रेखा की आई है, स्पर्श रेखा की, अभिलंब की नहीं। अभिलंब की तो अब आएगी। अभिलंब की ढाल मतलब स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभिलंब की ढाल, ये माइनस 1 आ गया। अब आप अभिलंब का समीकरण निकालो। अभिलंब का समीकरण y माइनस के एम एक्स माइनस एच, 0 और 1 है, ढाल -1 है। तो अभिलंब का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1। देखो कौन संतुष्ट कर रहा है, कौन संतुष्ट कर रहा है, तो जवाब है C संतुष्ट कर रहा है। C है जो संतुष्ट करेगा, रख के देखोगे तो संतुष्ट करेगा। और हमसे यही पूछा है कि कौन है। बढ़िया सवाल था, सवाल अच्छा था, लेकिन चीजें समझ रहे हो आप अभी भी वही 5-6 सवाल है, वही 5-6 सवाल है, उन्हीं को घुमा घुमा के कभी कुछ पूछ लिया, कभी वाई एक्स कटवा लेगा, कभी एक्स एक्स कटवा लेगा, करवा वही रहा है। वही अभिलंब का समीकरण निकाल लो, अब इस बिंदु से गुजर रहा है ये बता दो, है ना। तो उसी के इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं। एक और कर देते हैं, शतक पूरा हो जाए। आ जाओ, ये कर दो, ये सेम वही आ गया। द नॉर्मल एट ए पॉइंट थीटा टू द कर्व एट थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। तो बताओ कौन से बिंदु से गुजरेगा, कौन से बिंदु से गुजरेगा। आपका नॉर्मल जो होगा वो निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगा। आपका जो नॉर्मल होगा वो किस बिंदु से गुजरेगा। नहीं, वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी आप लोगों को आती है, हिंदी आप लोगों को आती है। इंग्लिश में आपकी बेहतर कर रहा हूं, ताकि बाई चांस एक क्वेश्चन को आपको दो तरीके से समझने का मौका मिले। एक क्वेश्चन को आपको दो तरीके से समझने का मौका मिले, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। समझ रहे हैं। पर दूसरी बात, पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंग्लिश में चीजें जो लिखी होती है वो ज्यादा स्पष्ट कहती है, ज्यादा सरल कहती है, बजाय इंग्लिश में। हिंदी में जब आप आते हैं तो बहुत ज्यादा कई बार शुद्धिकरण हो जाता है, कई बार आप चीजों के बहुत मिलते जुलते जो मायने होते हैं वो ले आते हैं, तो वहां इतना स्पष्ट नहीं होता। तो जब आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी घबराइए मत, ये इंग्लिश हिंदी वाला रोना रोना शुरू मत कर दिया करो हाथों हाथ ही। इसको थोड़ा सा जगह दो, थोड़ी जगह दो। आज इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग हो रही है आपकी, ये यहाँ पे कोई मैन परीक्षा नहीं चल रही है, यहाँ आप ट्रेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको पढ़ के हिंदी में कर करके समझा रहा हूँ ना, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी पढ़ने की। इसका अगर आप 10% भी पढ़ पाएंगे इंग्लिश में, तो एक सवाल आपको 110% समझ में आएगा। 100% तो हिंदी का प्लस 10% इंग्लिश का, यानी आप उन लोगों से बेहतर हो जाएंगे जिनको सिर्फ हिंदी समझ में आती है। और मैंने हमेशा कहा है, परीक्षा के अंदर वही सिलेक्ट होता है जो एक्स्ट्रा होता है। तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा बन रहे हैं, गर्व करिए इस बात पे कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहे हैं, शिकायत मत करिए इस बात की। ये चीज आपको बेहतर बना रही है, आपको 10% एक्स्ट्रा एज दे रही है। बहुत सारे सवाल अगर याद नहीं तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो डाला पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के कहा था कि कई सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जो हिंदी में गलत होते हैं, हिंदी में गलत होते हैं और गलती मानी नहीं जाती, क्योंकि हिंदी में साफ उन्होंने कहा हुआ होता है कि हिंदी की गलती को मान्य नहीं किया जाएगा। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही मान्य होगा, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे, तो 2-3 सवाल तो केवल पेपर की गलती की वजह से गलत हो जाएंगे, क्योंकि उनमें गलत लिखा हुआ था। और ट्रेनिंग में आपको अपनी गलतियों को पकड़ना होता है, इसलिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पेस बनाइए, चीज सोचिए। ऐसे ही नहीं है, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी ला सकता था, सेम क्वेश्चन में हिंदी में भी ला सकता हूँ,
लेकिन इंग्लिश में अच्छा मेरे लिए डबल काम हो रहा है, हिंदी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके फिर आप तक पहुंचा रहा हूँ, मेरा काम डबल हो रहा है। लेकिन काम डबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्या आप अब इंग्लिश में थोड़ा बहुत पकड़ने लगे या नहीं लगे, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ नहीं हुआ, थोड़ा तो बेहतर हुआ। अभी ट्रेनिंग पीरियड में आपकी पूरी प्रैक्टिस शीट हिंदी में है, आपकी प्रैक्टिस शीट पूरी हिंदी में है, आराम से पढ़िए। पूरे टेस्ट हिंदी में है, आराम से पढ़िए। इससे पहले वाला जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी वो पूरी हिंदी में है, आराम से पढ़िए। अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आ गए हैं, थोड़ी जगह बनाओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि थोड़ा सा एक पॉइंट और अच्छा हो जाए आपका तो ज्यादा बढ़िया। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, ये बात कन्फर्म है, लेकिन मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो तो साथ जाएगा, तो उसको तो लेने की कोशिश करो, उसे समझो कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो बेहतर अपनी इंग्लिश को भी बेहतर बनाओ, और नहीं है तो यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हो। आज से लगभग 2 साल या 1.5 साल पहले मैंने डाला था, और मैंने ये कहा था कि भाई जो भी स्टूडेंट है वो दोनों भाषाओं में तैयारी करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो आपको गलत सवालों का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, आपको गलत सवालों का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है कि हिंदी में आपने क्या लिखा है, उनकी गारंटी इंग्लिश वालों के साथ है। और खासकर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि जो यूजी और पीजी के टॉपिक हैं वो हिंदी में नहीं होते, उनकी हिंदी जबरदस्ती बनाई जाती है, और जबरदस्ती हिंदी होती है तो वो बहुत बुरी होती है। तो जब नॉर्मल पॉइंट आ जाओ, थीटा के साथ हमें क्या करना है, इसका हमें ये जो हमें नॉर्मल निकालना है, मतलब अभिलंब निकालना है। ये आपका अभिलंब है, हमें अभिलंब निकालना है और बताना है कि अभिलंब इनमें से किससे गुजरेगा। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही है। पहले हम स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लें। ढाल हमेशा स्पर्श रेखा की ही निकलेगी अवकलन से। फिर y का कर दो, साइन थीटा का कॉस थीटा, dy बाई डी एक्स निकाल लो। माइनस कॉट थीटा। अब आ जाते हैं, ये स्पर्श रेखा की ढाल है, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल पलट के माइनस से गुणा करने पर, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया आपका टेन थीटा। अगला है आपका अभिलंब का समीकरण, y माइनस के की जगह तो ये आ जाएगा, ए साइन थीटा, अभिलंब की ढाल जो कि टेन थीटा होगी, टेन थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एक्स माइनस ये वाला पॉइंट ए वन प्लस कॉस थीटा। अब देखो कौन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। थोड़ा सा गुणा भाग भी करना पड़ेगा क्या, चलो थोड़ा वो सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस थीटा को इधर लाओ, कॉस थीटा वाई माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर आ गया हमारा साइन थीटा एक्स माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो ये कट गया, साइन थीटा एक्स माइनस साइन थीटा एक्स, ये इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ए साइन थीटा इधर आ जाएगा,
ए साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा, इधर आ गया साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा वाई। तो ये दिखा रहा है A0, A0 से ये हमेशा गुजरेगा। अगर x का मान a रखें और y का मान 0 रखें तो ये हमेशा गुजरेगा। फिक्स पॉइंट का मतलब है आप थीटा का मान चाहे कुछ भी थीटा का मान चाहे आप कुछ भी रख लो, ये जो लाइन है ये हमेशा इस बिंदु से जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि थीटा के मान का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थीटा का मान चाहे जो हो, ये लाइन हमेशा A0 से जाएगी। तो फिक्स पॉइंट का मतलब हो गया वो पॉइंट जो थीटा के मान से चेंज नहीं होगा, कि थीटा का मान आपने क्या लिया, ये देखो एट थीटा ऑलवेज, यानी हमेशा, हमेशा, हमेशा मतलब थीटा का मान आप चाहे जो लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा इस फिक्स पॉइंट से जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया फिक्स, है ना। तो सोचो कि इसमें जितनी भी आप थीटा के, यहाँ देखो अभिलंब का समीकरण बदल जाएगा। आप थीटा का मान कुछ भी लेंगे, थीटा 90 लोगे अलग अभिलंब आएगा, थीटा का मान 45 लोगे अलग अभिलंब आएगा, यानी थीटा के मान के साथ साथ अलग अलग अभिलंब आएंगे। अभिलंब बहुत सारे आएंगे लेकिन सारे के सारे अभिलंब यहाँ से जाएंगे। अभिलंब अनंत आएंगे लेकिन हर अभिलंब यहाँ से जाएगा। तो यही वो कहना चाहता है कि जितने भी आप थीटा के मान लोगे उनके सब के सब इस बिंदु से, इस फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट वो हो गया, फिक्स हो गया, इससे ही सारे के सारे पासेज होंगे, गुजरेंगे। ठीक है, हाँ वो वही है, बता दिया भाई। चलो इसके साथ ही शतक पूरा हुआ, और बाकी और सवाल अभी इस पे और करेंगे, एक सेशन और देंगे इसको, है ना, क्योंकि सवाल थोड़े लंबे हैं इसके, थोड़े जटिल भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। एक सवाल पेपर में इसका आता है, एक सवाल जो है ना वो पेपर में। हाँ, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन जो है वो अपलोड करवा दी है। अब से जो टेस्ट होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों को अवेलेबल होंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि कई टेस्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे हमने ये तय किया था इस बार, अभी जो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने आपस में बातचीत की, तो ये था कि टेस्ट को इजी नहीं रखा जाएगा, कंफर्टेबल टेस्ट नहीं रखे जाएंगे, टेस्टों को थोड़ा सा खींच के बनाया जाएगा। टेस्टों का लेवल जो है ना उसको निचोड़ कर बनाएंगे ना, एक ऐसा लेवल बनाएंगे टेस्टों का कि टेस्ट लंबे होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम काफी डिस्कशन इस पे किया, एक तो ये भी किया कि भाई बहुत सारे बच्चे टेस्ट थोड़े टफ होंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट देना बंद कर देंगे, ये बात है। फिर हमने कहा कि इजी बना दोगे तो क्या होगा, तो भी वो छोड़ना तो बंद ही कर देंगे। जो टेस्ट नहीं देगा वो तो नहीं देगा, आप इजी बना के क्या कर लोगे, आप इजी बना के क्या कर लोगे। तो वही लगा कि यार बहुत इजी बनाओगे तो टेस्ट नहीं देने वाले वो 2-4 दिन की बात है, वो 10 दिन टेस्ट देंगे बाद में निकल लेंगे। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सही में सीरियस है, जो सिलेक्शन देता है और देगा ही देगा, उसको फिर वो तो हर स्थिति में टिका रहेगा, और वो तो अच्छे टेस्ट के साथ बहुत अच्छा फील करेगा। टेस्ट अच्छा है मतलब वो अच्छा फील करेगा, नंबर चाहे कम आए लेकिन वो टेस्ट के हिसाब से रहेगा। टेस्ट बढ़िया है, अच्छे सवाल थे, चाहे उसको 10 में से 2 ही आए, लेकिन वो फील करेगा हाँ टेस्ट तो बढ़िया था, मजा आया करके। तो हमको इस लोगों के लिए टारगेट करना चाहिए, ये ज़्यादा सही है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो बच्चे टेस्ट नहीं देने वाले वो नहीं देने वाले, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो 5-7 दिन के मेहमान हैं, आए हैं, जोश में हैं, वो धीरे धीरे उनका ठंडा हो जाएगा, वो आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ये हकीकत है। और जैसे मैंने बताया आपको कि 2-3 हफ्ते बाद मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। लेकिन जो चीज़ जो टेस्ट देने वाले हैं, जो आप में से पढ़ने वाले बच्चे हैं, नियमित टेस्ट देने वाले हैं, अब उन लोगों को अच्छा लेवल मिलना चाहिए। ऐसा लेवल मिलना चाहिए कि पेपर में जब आप जाओ तो आपको ये लगे नहीं, सर ने जो टेस्ट करवाए थे ना उसके तो आसपास ही पेपर नहीं है, उसके तो आसपास ही नहीं है। मतलब वो अगर उस टेस्टों को किसी ने ईमानदारी से किया है और पूरी टेस्ट सीरीज दी है, तो फिर तो ये पेपर कहीं आसपास भी नहीं है, टच भी नहीं करेगा, और सारे सवाल टेस्ट सीरीज के अंदर से कवर हो गए। तो वैरायटी बढ़ाई जाएगी, लेवल अच्छा रखा जाएगा। हाँ ठीक है, नीचे से लेवल लिया जाएगा, ये बात सही है। आज आज वो हटा दिए, फिफ्थ वाला ऑप्शन हटा दिया, एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया है, क्योंकि फिफ्थ वाले ऑप्शन को भी वो नेगेटिव काउंटिंग कर रहा है, तो वो थोड़ा गड़बड़ था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ग्लिच है अभी उसका। तो अभी उसको वापस दिया है ठीक कराने के लिए, देखते हैं वो कितने दिन में ठीक होकर दोबारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अभी वापस से 4 ऑप्शन करती है, 4 ऑप्शन वाला रखा है एक बार, तब तक वो टेक्निकल प्रॉब्लम ढूंढ के ठीक हो जाती है, तो वापस से 5वां वाला ऑप्शन सेट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, कल हुआ था, कल नेगेटिव मार्किंग उसकी भी हो रही थी, जो 5वां ऑप्शन था उसकी भी हो रही थी,
तो कोई रह गया होगा टेक्निकल प्रॉब्लम। रिक्त वाले भी समतुल्य होता है, क्योंकि रिक्त वाले में कोई अवयव नहीं होता, और कोई अवयव नहीं होता तो फिर उसको ए से ए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो भी अगर अरिक्त होता है, अगर कोई समुच्चय अरिक्त, कोई समुच्चय रिक्त है और उसका संबंध रिक्त है, तो रिक्त संबंध जो होता है वो हर समुच्चय के ऊपर समतुल्य जो है। अब वो थोड़ा सा वो उसमें कंफ्यूजन था, इसलिए ठीक करके हमने वो अरिक्त बनाया, ताकि अरिक्त का मतलब उसमें अवयव है, और अवयव है तो फिर ए से ए बनना चाहिए, ए से ए नहीं बना इसका मतलब है वो समतुल्य नहीं है। तो क्लियरिटी के लिए, वरना वो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में।